एलआर के स्टैंडर्ड सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। एग्जैक्ट सिंबॉलिक वो में कैसे रिप्रेजेंट करना है, इन स्पेसिफिक सेट को सोल्व करने का बेसिक अप्रोच क्या होता है, वो चीजें आपकी माइंड में रिवाइज जब हो जाएंगी ना, तो आप पेपर में ऐसा कोई स्पेसिफिक सेट देखोगे तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा उस सेट को सोल्व करने का। ये वो लिस्ट है उन टॉपिक्स की जो लास्ट 5 years के अंदर बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। Hello everyone, welcome to Aramb Academy. This is Samir Sudhana, and in this video today we are going to talk about the list of topics that you must be doing in the last 5 days. कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए सिलेक्ट किए, इनफैक्ट एक कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक आपको आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया जिसके ऊपर आपको सेट प्रैक्टिस करने चाहिए लास्ट 5 डेज के अंदर। बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं दिया जा रहा है, बहुत छोटा सा टारगेट, 10 से 15 सेट का टारगेट आपको दिया जा रहा है। उसका बेनिफिट ये है बच्चों कि एक तो ये वो लिस्ट है उन टॉपिक्स की जो लास्ट 5 years के अंदर बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, और एक स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक है जो एक स्पेसिफिक सेट में यूज होते हैं। तो कैट ने ना पिछले 5 साल के अंदर जो सेट आपसे पूछे उसमें एक सेट में मल्टीपल टॉपिक्स को कंबाइन किए, तो उन कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स के ऊपर आपको सेट प्रैक्टिस करने से बेनिफिट ये मिलेगा कि उन स्टेटमेंट से रिलेटेड, उन स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका इंटरप्रिटेशन आपको एग्जाम में फास्ट करना होता है, वो आप जल्दी कर पाओगे और आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में उन सेट को सोल्व कर पाओगे और टाइमली सोल्व कर पाओगे, राइट। एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्लस आपका पूरा एलआर जो है इन टॉपिक्स को, इन स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड सेट को सोल्व करके एलआर के स्टैंडर्ड सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे बच्चों, राइट। तो वो टॉपिक्स की लिस्ट बच्चों मैं आपको दे रहा हूं। तो पहला जो टॉपिक मैंने चूज किया जिसपे आपको डेफिनेटली एक सेट या 2 सेट अगर आपके पास है तो एक सेट या 2 सेट आप सोल्व करो, रूट्स एंड नेटवर्क एंड शेड्यूलिंग के ऊपर। बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूं, टोटल मैंने यहां पे 8 टॉपिक्स आपके लिए लिए, आप 2-2 सेट इन सभी टॉपिक्स पे कर लो, तो टोटल 16 टारगेट्स ही मैं आपको दे रहा हूं। कोई बड़ा टारगेट नहीं है, तो 16 का टारगेट तो आप लास्ट 5 डेज में इजीली कर सकते हो। 2-2 3-3 सेट आपको सिर्फ डीएलआर में देना, मतलब 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है। और इनमें भी नए सेट नहीं सोल्व करने के लिए बोल रहा हूं, इनसे रिलेटेड जो सेट आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखे हैं उन्हीं सेट को बस टाइमिंग के साथ दोबारा से सोल्व कर लो। उससे बेनिफिट यही मिलना है आपको कि उस स्टेटमेंट से उन पर्टिकुलर टॉपिक की रिलेटेड स्टेटमेंट्स जो होंगी उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, राइट। उनको एग्जैक्ट सिंबॉलिक वो में कैसे रिप्रेजेंट करना है, इन स्पेसिफिक सेट को सोल्व करने का बेसिक अप्रोच क्या होता है, वो चीजें आपकी माइंड में रिवाइज जब हो जाएंगी ना, तो आप पेपर में ऐसा कोई स्पेसिफिक सेट देखोगे तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा उस सेट को सोल्व करने का। और ये हाईली रेपिटेटिव टॉपिक्स हैं। रूट्स एंड नेटवर्क और शेड्यूलिंग की अगर आप बात करो तो आपको लास्ट 5 years में आपने वो ट्रेन एंड मेट्रो वाला सेट देखा होगा, राइट। एक वो पुलिस स्टेशन वाला सेट भी था जिसमें डिफरेंट पुलिस टीम्स जो है वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर पेट्रोल कर रही थी। ऐसे 2 सेट कैट ने पूछे हैं जिसमें रूट्स एंड नेटवर्क और शेड्यूलिंग को कंबाइन किया है ना। तो आप जब ऐसा 2 सेट सोल्व करोगे ना, तो एक तो रूट्स नेटवर्क कवर हो जाएगा, शेड्यूलिंग कवर हो जाएगा, इसकी स्टैंडर्ड अप्रोच और इस दोनों की टॉपिक की स्टैंडर्ड अप्रोच आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इन दोनों को टॉपिक्स को कंबाइन किया कैट ने लास्ट 5 years में, तो आप भी 2 सेट पर अच्छे से लास्ट 5 डेज के अंदर प्रैक्टिस करके जाओ। दूसरा अगर आप देखो डेटा अरेंजमेंट और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, डेटा अरेंजमेंट एलआर का बहुत बेसिक टॉपिक है, पहला चैप्टर हम यही पढ़ते हैं। बट अभी मैं आपको ओनली डेटा अरेंजमेंट सॉल्व करने के लिए नहीं बोलूंगा, डेटा अरेंजमेंट के सेट के साथ क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो कॉम्बिनेशन रहता है कॉन्सेप्ट का, राइट। जैसे कि वो रिसर्च पेपर वाला सेट था, 8 ऑथर्स थे, डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने कुछ डिफरेंट रिसर्च पेपर्स लिखे थे। कैट का ही ओरिजिनल सेट है जिसमें डेटा अरेंजमेंट तो था ही, आपको मैट्रिक्स तो बनाना ही पड़ रहा था, साथ में क्यूआर स्किल्स भी आपकी यूज हो रही थी, राइट। तो ऐसा एक सेट आप सोल्व करो, चाहे वही वाला सोल्व कर लो, राइट, जो कैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया। अच्छा, कुछ बच्चों का ये डाउट भी होगा, सर ये कहाँ से करेंगे सेट। मैंने जो आप लोगों के लिए मैराथन्स ली हैं, 6 मैराथन्स मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं, उनमें आपको ये सारे टॉपिक से रिलेटेड सेट मिल जाएंगे। 35 लेवल अप के सेट हैं जो हमारे आरएम के प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, उनके आरएम के पेड सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैराथन में ऐसे बहुत सारे सेट मिल जाएंगे। थ्योरी सेशन में बहुत सेट मिल जाएंगे। आई एम श्योर अगर आपने कैट की तैयारी की है तो इससे रिलेटेड सेट तो आपको डेफिनेटली आपके पास डेफिनेटली होंगे। वॉल्ट में भी आपको मिल जाएंगे बच्चों, हमने जो आपको वॉल्ट प्रोवाइड किया, राइट। तो एक सेट उठाओ जिसमें डेटा अरेंजमेंट भी है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी है, क्योंकि कैट ने इनको कंबाइन करके बहुत बार यूज किया है यार, राइट। फिर गेम्स एंड टूर्नामेंट का अगर टॉपिक वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप 2 सेट जरूर सोल्व करके जाना, एक राउंड रोबिन का सेट सोल्व करना, कोई भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, राइट। मुझे बस आपके वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाने हैं, राइट। आई डोंट वांट टू चेक नाउ कि आपको राउंड रोबिन का अगर टफ सेट दिया जाए तो सोल्व कर सकते हो कि नहीं। आई डोंट वांट टू चेक दैट। आई वांट कि राउंड रोबिन के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, आपको राउंड रोबिन का कोई सेट आता है तो उसमें किस तरह से टेबल बनाना होता है, कैसे मैचअप्स फाइंड आउट करने होते हैं, कैसे नंबर ऑफ मैचेस फाइंड आउट करने होते हैं, उसका एक बेसिक होना चाहिए। तो क्या सेट जो सोल्व किया उसको
उसको एक बार देख ले, नहीं, जो भी सेट आपने सोल्व कर रखा है उसको दोबारा से सोल्व करना है टाइमर के साथ, राइट, 10 से 15 मिनट के टाइमर के साथ दोबारा करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा आपका, 100% सोल्व हो जाएगा। और एक गोल से रिलेटेड सेट सोल्व कर लो, चाहे कैट का ओरिजिनल सेट सोल्व करो या फिर जो हमने क्लास में प्रैक्टिस की है, एक सेट उठाओ और उसको सोल्व करो, राइट। तो देखो कितने सारे टॉपिक्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। दूसरा, सीक्वेंसिंग एक ऐसा टॉपिक है जो लास्ट 4-5 ईयर्स में मैंने 2-3 साल देखा है, और सीक्वेंसिंग प्लस मैट्रिक्स फिलिंग, मतलब जहां सीक्वेंसिंग भी यूज हो रही हो और साथ में उसके साथ मैट्रिक्स भी फिल हो रहा हो। कैट के प्रीवियस ईयर पेपर में आपको ऐसे सेट मिल जाएंगे। एक ऐसा सेट था, इफ यू रिमेंबर, सीक्वेंसिंग के अंदर ओनली सीक्वेंसिंग की बात करें तो वो पार्किंग के अंदर जो कार को अरेंज करना था उसको रेफर कर सकते हो, या फिर जो डिफरेंट आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं, एक का प्रोजेक्ट 5 साल का है, एक का प्रोजेक्ट 3 साल का है, उसके अंदर आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ रहा था, रिमेंबर। तो वैसा एक सेट आप सोल्व कर लो सीक्वेंसिंग का, राइट, ठीक है। अभी रिसेंटली कैट के पेपर में सीक्वेंसिंग प्लस मैट्रिक्स का कंबाइंड सेट आया था, जिसमें एक पर्सन का फंडिंग जो है ईयर वाइज चेंज हो रहा होता था, राइट। वो जो फंडिंग जो उसको मिल रहा था वो इधर +1 हो रहा था या फिर -1 हो रहा था। ऐसा भी सेट एक, राइट, सीक्वेंसिंग प्लस मैट्रिक्स की कैटेगरी में आता है। भले ही आप कैट के PYQs में यही 2 सेट सॉल्व कर लो, इससे भी आपको बचो, राइट। वो टॉपिक्स, राइट, सीक्वेंसिंग और मैट्रिक्स फिलिंग के सेट्स को बेसिक जो इनका अप्रोच रहता है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा बच्चों, वो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। दूसरा जो सबसे ज्यादा रेपिटेशन में है, डेटा केसलेट बच्चों, राइट। डेटा केसलेट ऐसा स्पेसिफिकली जो मैट्रिक्स बेस्ड हो, जिसमें आपको मैट्रिक्स डिफाइन करना पड़ रहा हो, राइट। बहुत सारे सेट कैट के PYQs में है, CS नॉन CS स्टूडेंट्स वाला सेट है, प्रो डेटा केसलेट है, मैट्रिक्स फिलिंग बेस्ड है, राइट। और ट्रिक हाउस जो एक और सेट था जिसके अंदर डिफरेंट हाउस होल्ड्स के में जाके वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहा था, राइट। तो वो भी डेटा केसलेट वाला ही सेट था। एक ऐसा भी सेट था जिसके अंदर वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट था बट डेटा केसलेट था। तो डेटा केसलेट के कोई 2 सेट जिसमें आपको मैट्रिक्स डिफाइन करना पड़ रहा हो, कैट के ओरिजिनल सेट उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको पहले टाइमर के साथ सॉल्व करो खुद से, राइट, सोल्यूशन के साथ नहीं। तो डेटा केसलेट जहां पे मैट्रिक्स डिफाइन करना पड़ रहा है और मैट्रिक्स को फिल करना पड़ रहा है। फिर एक डेटा केसलेट ऐसा जिसके अंदर सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक सेट आप ऐसा भी जरूर करके जाना। फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स फिलिंग का, कोर मैट्रिक्स फिलिंग का, जो कि प्योरली क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सेट हो। मैट्रिक्स फिलिंग में जब मोस्टली जब हम मैट्रिक्स फिलिंग के सेट सोल्व करते हैं तो ऐसी स्टेटमेंट अपने को देखने को मिलती है कि यहाँ इस कॉलम में आने वाले सारे नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है, राइट। इस कॉलम में आने वाले इस रो में आने वाले सभी नंबर्स के बीच में सभी जो नंबर्स हैं वो 5 के मल्टीपल्स हैं या 9 के मल्टीपल्स हैं या उनका एवरेज एक इंटीग्रल नंबर है ना। तो जब भी आप ऐसा कोई एक सेट उठा के चलोगे ना, तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स होती हैं, ये एपी में होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए, राइट, इनमें इनका एवरेज इंटीजर होना चाहिए, जब आप उनको पहले से एक बार यूज करके रखोगे ना तो आपको वो रेपिटेशन में जरूर देखेंगे कैट के किसी ना किसी सेट के अंदर। आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें मैंने प्रैक्टिस किया, और आप उनको फास्ट उनको रीड करके उन पे बेस्ड केसेस बना पाओगे, राइट। तो एक मैट्रिक्स का, कोर मैट्रिक्स का सेट क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, जिसमें एक मैट्रिक्स दिया और आपको उसको फिल कर रहे हो। कैट का अगर मैं आपको सेट याद करवाऊं तो वो ट्रीज वाला सेट था कि एक मैट्रिक्स बना हुआ था, उसमें डिफरेंट रोज के अंदर हर सेल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रीज थे, मैंगो ट्रीज, टीक ट्रीज, वैसा एक सेट आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और भी कैट के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सेट मिल जाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन, फाइनली लास्ट डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट, के 2 सेट आप कर लो, राइट। कोई भी 2 सेट आप कर सकते हो जो स्पेसिफिकली परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हो, राइट। क्योंकि परसेंटेजेस एंड रेशियोज ये 2 टॉपिक सबसे ज्यादा यूज होते हैं DI के अंदर। क्योंकि अभी हमें आपको लास्ट 5 डेज में पूरा DI करने के लिए नहीं बोल सकता, तो मैं बेस्ट जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए 2 डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट जो परसेंटेज और रेशियोज के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हो। एक बार ग्राफ कर लो, एक पाई चार्ट कर लो, राइट। आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे कि हाँ इन 10 सेट को 12 सेट को सोल्व करके, राइट, या फिर अगर आप सब पे 2-2 सेट सोल्व करो, 16 सेट का टारगेट अगर लेके चलो तो आपका एक बार तो सारा DI और LR रिवाइज हो जाएगा बच्चों, राइट। सो दैट्स माय मैसेज फॉर यू। एक लास्ट में बच्चों मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, नाउ दैट कैट इज जस्ट 5 डेज अवे, अब 5 दिन के बाद आप कैट एग्जाम देने जाने वाले हो, राइट। संडे को आपका कैट का एग्जाम है। बहुत बच्चे अच्छा करेंगे, बहुत बच्चे हो सकता है नहीं भी अच्छा करें, राइट। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, राइट, बिकॉज मैं एक मैसेज आप लोगों को दिखाता हूँ, राइट। ये वैसे ही मेरे माइंड में आया, एक बच्चा है, स्टूडेंट रहा है ओमकार, उस बच्चे का नाम है। रिसेंटली इस बच्चे का ये मैसेज आया, अगर आपने देखा तो UPSC मेंस का रिजल्ट है। देखो इस बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, ये बच्चा, राइट, ना तो कैट, IFT, ZAT सब सारे एग्जाम इसने एक बार दिए। 2021 में मेरे पास ये पढ़ रहा था, बहुत थोड़ा 4-5 साल हो गए इसको, राइट, इस बच्चे को। तो 4 साल पहले बच्चे ने कैट MBA के लिए प्रिपरेशन किया, सारे एग्जाम दिए और अच्छा बचा था, अच्छी तैयारी कर रहा था, कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, राइट। लेकिन अभी देखो नेक्स्ट मैसेज में, बट टुडे
cleared UPSC mains and will be appearing for the interview. Small achievements but happy. तो कहने का मतलब ये, और ये इस बच्चे ने अपना नेम भी हाईलाइट किया हुआ है, ये यहाँ पे बच्चा जो है यूपीएससी मेन का एग्जाम क्लियर करके गया यार, राइट। 2021 में कैट में फेल हुआ है, कैट में क्लियर नहीं कर पाया, राइट, ठीक है, और ये फेल नहीं बोलूंगा, राइट, कैट नहीं क्लियर कर पाया, लेकिन यहां बच्चों ने देखो यूपीएससी मेंस का एग्जाम क्लियर किया। बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, कैट से बहुत ज्यादा टफ है यूपीएससी मेंस का पेपर क्लियर करना। तो एक पेपर आपको डिफाइन नहीं करता है, राइट। ऑल आई जस्ट वांट टू से इज आप अपना बेस्ट दो कैट के एग्जाम के लिए, जितनी प्रिपरेशन आपने की है उस पर ट्रस्ट रहो, राइट, ट्रस्ट करो, राइट, और काम एंड कंपोज मैनर में, कॉन्फिडेंट मैनर में पेपर को देख के आओ। रिजल्ट जो भी होगा आप दोबारा से डेफिनेटली स्टैंड कर जाओगे और बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। आप दोबारा से भी कैट का एग्जाम दे सकते हो। एक बार कैट का एग्जाम फेल होने से, राइट, ये नहीं होता है कि आप अब लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ओमकार हु हैज नॉट क्लियर्ड कैट बट लेटर ऑन क्लियर्ड यूपीएससी मेंस पेपर। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बच्चा लिख रहा है कि स्मॉल अचीवमेंट है, बट आई एम हैप्पी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है बच्चों। कैट का एग्जाम क्लियर ना होने के बाद एक तो यूपीएससी मेंस के लिए जाना, उसका साहस रखना ही बहुत बड़ी बात होती है, राइट, कि हाँ मैं कैट नहीं क्लियर कर पाया, मैं यूपीएससी मेंस के लिए जा रहा हूं, बट ये बच्चे ने यूपीएससी मेंस क्लियर करके दिखाया, राइट। तो आप लोग भी ऐसा ही एटीट्यूड पेपर में लेके जाना कि अगर कैट का एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको आगे मिलेंगी लाइफ में। आप उनको ग्रैब करना, उन पे काम करना, टाइम के साथ साथ कुछ अच्छा आप डेफिनेटली कर लोगे अपनी लाइफ के साथ, राइट। तो एक पेपर को डिफाइन मत करने देना अपने फ्यूचर को। बेस्ट आप देख के आना। आई एम नॉट सेइंग कि कैट का पेपर ही मत देने जाओ, कैट का पेपर डेफिनेटली देके जाना। जितना आपने प्रिपरेशन किया है बहुत अच्छे से देख के आना। रिजल्ट जो भी हो, राइट, आप बाकी अपने मेंटर्स के साथ डिस्कस करना कि आपके पास और क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं अगर कैट का एग्जाम क्लियर नहीं होता या किसी रीजन से अच्छा नहीं जाता है, राइट। तो यू कैन कम टू अस, यू कैन हैव अ डिस्कशन विद अस, राइट। अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ डिसीजन कि दोबारा से कैट देना चाहिए या फील्ड चेंज करना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हो, राइट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट गाइस, राइट। जो प्रिपरेशन किया है उस पर अपना कैट का एग्जाम देके आओ, अच्छे तरीके से देके आओ और कॉन्फिडेंटली देके आओ। आपका ये बेस्ट चांस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने तैयारी बहुत अच्छे से की थी बट मैं पेपर अच्छे से नहीं दे पाया। पेपर आप अच्छे से दे पाओगे जब आप कॉन्फिडेंटली पेपर को दोगे बच्चों, राइट। और कॉन्फिडेंस के साथ जाना पेपर में और अपना बेस्ट देके आना बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैट एग्जाम। थैंक यू।